और हम स्कूल्स में और कॉलेजेस में एजुकेशन लेने तो जाते हैं, लेकिन हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप की एजुकेशन को मिस कर देते हैं, जिसका नाम है फाइनेंशियल एजुकेशन। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैगलाइन आपको हमेशा याद रखनी है, वो ये है, डोंट बिकम रिच, बी वेल्दी। यानी कि आपको सिर्फ अमीर नहीं बनना है, आपको वेल्दी पर्सन बनना है। अब ये रिच और वेल्दी के अंदर क्या डिफरेंस होता है वो हम आगे जाते जाते सीखेंगे। तो सबसे पहले ये फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है। आज की तारीख में हम पैसे के लिए काम करते हैं ताकि एंड ऑफ द मंथ के अंदर हमको हमारी सैलरी मिल जाए और हम हमारी लाइफ जी सके। लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझते हैं हम कि हम कैसे अपने पैसे को हमारे लिए काम करवा सकते हैं। अगर आपको ये बात अभी नहीं भी समझ आ रही है तो आगे जाते जाते आपको ये बात पूरी तरीके से समझ आ जाएगी। और क्यों फाइनेंशियल लिटरेसी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसके बेसिकली कुछ रीजंस मैं आपको देता हूँ। सबसे पहला रीज़न ये है सबसे पहला रीज़न ये है कि अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट हो, यानी कि आपको पता है कि फाइनेंस किस तरह से काम करता है, तो आपके लाइफ के अंदर भी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी, जिस वजह से आपकी लाइफ बहुत ही इजी हो जाएगी। और आजकल सोसाइटी के अंदर बहुत सारे फाइनेंशियल स्कैम्स हो रहे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे या बड़े फ्रॉड्स भी हो रहे हैं, जो छोटी और बड़ी दोनों टाइप की कंपनियां कर रही है। तो अगर आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी होगी तो आप इन सारे फ्रॉड्स को पहले ही आइडेंटिफाई करके अपने पैसे बचा सकते हो। और साथ ही साथ अब क्योंकि आपके पास पैसे आ जाएंगे लॉन्ग टर्म के अंदर, तो आपकी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, आपके बच्चों का फ्यूचर लॉन्ग टर्म में सिक्योर रहेगा। और आपको पता है कि फाइनेंस किस तरह से काम करता है आपकी रेगुलर लाइफ के अंदर, तो आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ खरीदना, लोन लेना, घर खरीदना, इस तरह के छोटे और बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस आप बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये तो पता होगा कि इन्फ्लेशन क्या होता है। तो आपको इन्फ्लेशन से भी लड़ने के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी काम करती है। तो जैसे कि मैंने कहा कि आजकल बहुत सारे फाइनेंशियल स्कैम्स हो रहे हैं, तो उसके अंदर से कुछ स्कैम मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट आए आगे का वीडियो देखने के लिए। बहुत सारे कस्टमर ये कंप्लेंट करते हैं कि कुछ कंपनीज उनकी जो पॉलिसीज़ है, म्यूचुअल फंड्स और पेनी स्टॉक है, इसको मिस सेल करते हैं। यानी कि जो सच्चाई है इसको छुपाकर आपको आधी अधूरी बात बताकर आपको फंसा देते हैं। कई बार ऐसी स्कीम्स भी निकल जाती है जहाँ पे अगर आप रेगुलरली फंड इन्वेस्ट करोगे, आपको एक सर्टेन पीरियड के बाद आपके पैसे वापस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बहुत से लोग इस रेगुलर फंड स्कीम के अंदर भी फंस जाते हैं। इसके साथ ही साथ फिशिंग स्कैम हो सकता है, जैसे कि आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, डेबिट कार्ड और बैंक अकाउंट को हैक कर लेना। अब यहाँ पे आपको OTP आता है, और जनरली हम देखते हैं कि जो ज़्यादा एज के लोग हो चुके हैं उनको ज़्यादा पता नहीं होता इस चीज़ों के बारे में, तो वो OTP बहुत सी बार शेयर कर देते हैं। तो इस वजह से भी बहुत सारे स्कैम होते हैं। लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी है तो आप इनमें से किसी भी तरह के स्कैम के अंदर फंसने से बच सकते हो। साथ ही साथ एक ट्रेंड निकला था आज से 2 साल पहले, जब बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ये बोल रहे थे कि आपको क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। कोई अपना क्रिप्टो करेंसी खुद लॉन्च कर रहा था, जैसे कि आपने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को भी देखा होगा, उन्होंने अपने खुद के क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च किए थे। फिर कुछ बोल रहा था आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए, आप बस यहाँ पे अब दबाइए और आपके पैसे यहाँ पे 2 गुना हो जाएंगे 2 मिनट के अंदर, राइट। और बहुत सारे ऐसे ऐप्स भी आ चुके हैं जिनकी एडवर्टाइज आपको रेगुलर आती है आपके यूट्यूब के ऊपर, जो आपको ये बोलते हैं कि भाई इस क्रिकेट के प्लेयर के ऊपर पैसा लगाओ और पैसा जीतो। तो इस तरह के फ्रॉड से भी आप बच सकते हो, क्योंकि आपको फिर समझ आ जाएगा कि आपको फाइनेंशियल डिसीजन कैसे लेना है। जो आपको इंस्टेंटली लोन प्रोवाइड करते हैं, तो लोग इसी लोन के चक्कर के अंदर फंस जाते हैं, और जो वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस है वहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट वो लिख देते हैं जो आपको समझ नहीं है। आपको लगता है कि यार ये तो बहुत कम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि वो किस तरह का इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, और क्या वो इंटरेस्ट मंथली कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, या तो फिर ईयरली बेसिस के ऊपर कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं, जिस वजह से RBI ने खुद बहुत सारे इंस्टेंट लोन ऐप को बैन कर दिया है इंडिया के अंदर। तो मेरा एक ही सवाल है, क्या आपको इन्फ्लेशन के बारे में पता है कि इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन एक ऐसा मॉन्स्टर है जो धीरे धीरे आपके पैसों को खाते जाता है। आपको पता है ना दिमाग कैसे रहता है, वो लकड़ियों को खाता है और ख़त्म कर देता है आपकी लकड़ियों को। वैसे ही इन्फ्लेशन जो है, अगर आप अपने पैसे को सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं तो इन्फ्लेशन आपके पैसे को धीरे धीरे खाकर उसको
उसकी वैल्यू कम कम करते रहता है, उसकी वैल्यू कम कम करते रहता है। आपको यकीन नहीं हो रहा? चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। हम सब ने हमारे पेरेंट्स के पास से ये तो सुना है कि उनके ज़माने के अंदर जो शक्कर थी वो 1-2 रुपए किलो थी या 5 रुपए किलो थी, और आज की तारीख के अंदर 40 रुपए किलो आ गई है। और हमारे पेरेंट्स हमेशा ये बोलते रहते हैं कि यार हमारे टाइम पे तो बहुत सस्ता था और आज के समय के ऊपर कितनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। तो बेसिकली ये जो इन्फ्लेशन होता है ये इसी महंगाई को बोलते हैं हम। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने शुगर का मंथली प्राइस चार्ट लगाया है जो आपको पिछले 20 सालों के शुगर के प्राइस बताता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एक टाइम था जब शुगर की प्राइस 5-6 रुपये किलो थी और आज की तारीख के अंदर शुगर की प्राइस 40 रुपये किलो तक भी जा पहुँची है। और इसी को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई बढ़ना। अगर हम कंपेयर करें कि 1990 के अंदर आप जिस तरह से मार्केट में से सामान 100 रुपये का लेकर आने के लिए आपको करीबन 953 रुपये लग सकते हैं इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद, जहाँ पे जो एनुअल इन्फ्लेशन है 1990 से लेकर तो आज तक का वो 7.07% का है। और ये मैंने डेटा गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से 7.7% का इन्फ्लेशन रेट है। तो इसी तरह से अगर आप 100 रुपये आपके पास है और वो एक तिजोरी के अंदर रख देते हैं, कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो वही 100 रुपये अगर आप आज से 1 साल बाद उससे सामान लेने जाएंगे तो आज जो चीज़ 100 रुपये में आ रही है वो आज से 1 साल बाद 107 रुपये की हो जाएंगी। और इसी तरह से ये कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ते रहेगा और एक दिन आपके वो 100 रुपये की वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगी। और आज की तारीख के अंदर भी जो इन्फ्लेशन है, करंट इन्फ्लेशन की बात करूँ मैं तो 6.5% का करंट इन्फ्लेशन है गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से, यानी कि 6.5% आपकी वेल्थ कम हो रही है हर साल। और इसलिए अगर आपको अपना पैसा बचाना है इस 6.5% के इन्फ्लेशन से, तो आपको 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी पड़ेगी। सबसे पहला है आपको सेविंग करनी पड़ेगी ताकि आप अपने पैसे कहीं और यूज़ कर सको। सेकंड चीज़, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जो आपको इतने रिटर्न्स दे कि वो आपकी इन्फ्लेशन के कॉस्ट को एडजस्ट कर सके। और तीसरी चीज़ है कि आपको टैक्स की प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि आप टैक्स बचा सके और उसको री इन्वेस्ट कर सके किसी ऐसी जगह के ऊपर जहाँ से आपको अच्छे रिटर्न मिल सके लॉन्ग टर्म के अंदर। तो इसी के ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे। और यही 3 रीज़न्स होते हैं क्यों हम लोग गरीब रह जाते हैं और क्यों अमीर लोग वेल्दी बन जाते हैं। क्योंकि वेल्दी लोग क्या करते हैं, वो जब भी कुछ कमाई करते हैं वो कमाई करने के बाद पहले करते हैं सेविंग ताकि उसको इन्वेस्ट कर सके, और फिर जो बचा कुचा पैसा है उसको वो स्पेंड करते हैं अपने नीड्स की, जो चीज़ की उनको ज़रूरत है अपने डेली लाइफ के अंदर, पहले वो उसके ऊपर स्पेंड करते हैं और उसके बाद वो लग्जरियस चीज़ों के ऊपर स्पेंड करते हैं। तो ये होता है उनका ये फ्लो, जहाँ पे वो पहले कमाई करते हैं, फिर सेविंग करते हैं, फिर सेव किए वाले पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और फिर बचे वाले पैसे को स्पेंड करते हैं। और उसके अंदर भी सबसे पहले अपनी नीड्स को खरीदते हैं जो उनको रेगुलर चीज़ें चाहिए। लेकिन अगर हम हमारे नॉर्मल लोगों की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं हमारे लाइफ के अंदर, हम सबसे पहले कमाई करते हैं पूरे महीने काम कर एंडिंग के अंदर जो पैसा मिलता है वो हो गई हमारी कमाई। फिर हमारे पहले से ही खर्चे फिक्स रहते हैं कि आपने बाइक खरीदी है उसका बाइक लोन जाएगा, आपने घर खरीदा है उसका होम लोन जाएगा, आपने टीवी खरीदी है उसका ईएमआई जाएगा। इस तरह से आपके स्पेंडिंग कहाँ पे होने वाली है ये सभी चीज़ों को आप पहले से ही डिसाइड करके रखते हो। और जैसे ही आपकी इनकम आती है आपकी स्पेंडिंग अपने आप ही हो जाती है, आप चाहे चाहो या ना चाहो। और फिर जो बचा कुचा पैसा है आप उसको सेव करते हो और फिर कहीं सोचते हो कि काश हम इस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दें। तो सपोज़ आपके पास 100 रुपये आ रहे हैं तो आप स्पेंड कर देते हो 70 रुपये, बच्चे वाले 30 रुपये जो है उसके अंदर से भी आप 30 रुपये के अंदर अपनी इमरजेंसी के लिए थोड़ा सा रखते हो और इन्वेस्ट करते हो 5 से 7% या 10%, यानी कि आप बचा कुचा पैसा इन्वेस्ट करते हो। लेकिन अमीर लोग सबसे पहले इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद स्पेंड करते हैं। और यहाँ पे मैं अमीर लोग और गरीब लोग ये लिटरली पैसे के टर्म्स में नहीं बोल रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफ्रेंसिएशन होता है एक अमीर इंसान में और एक गरीब इंसान में। वो पैसे का नहीं होता है, वो होता है उनका माइंडसेट का, जिस तरह से वो अपने माइंड को डेवलप करते हैं फाइनेंशियल लिटरेट होकर। तो जैसे कि आप आपके स्क्रीन के ऊपर ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट देख रहे हैं, यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट है।
और ये जो क्वाड्रेंट बनाए हैं, तो सबसे पहले क्वाड्रेंट के अंदर आता है एम्प्लॉय, जो इंसान है, जो मिडिल क्लास लोग हैं वो हो जाते हैं एम्प्लॉय। हम लोग हमारा काम करते हैं ताकि हमको एंडिंग में पैसा आ सके, यानी कि हम लोग हमारा टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमको पैसा आ सके। वही जो बिजनेस ओनर्स रहते हैं वो यहाँ पे एक्टिवली वर्क नहीं करते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को लगा कर रखते हैं और उनके एम्प्लॉयज़ उनके लिए काम करते हैं जो उनको पैसा कमा के देते हैं। और फिर तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं जो खुद के लिए काम करते हैं और खुद पैसा कमाते हैं, जो कि एम्प्लॉय हो गए खुद के, और यहाँ पे ये भी अपना टाइम देते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। फिर आता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक इन्वेस्टर आता है, और एक इन्वेस्टर क्या करता है, ये अपने पैसों को इन्वेस्ट करता है और इसका पैसा ही इसके लिए बाकी पैसा कमा के देता है। यानी कि अगर इसने लगाया 1 करोड़ रुपए, तो यही 1 करोड़ रुपए उसके ज़िंदगी भर में हज़ारों करोड़ कमा के देता है इसको फ्यूचर के अंदर। तो अभी फ़िलहाल आप और मैं, हम लोग हैं और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, जो कि है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड के। फिर हम जैसे जैसे हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी इम्प्रूव करते हैं वैसे वैसे हम शिफ्ट होते हैं बिजनेस ओनर की इसमें। और एक बार अगर आप बिजनेस करना सीख गए या तो फिर आप पैसिव इनकम कमाना सीख गए, तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर शिफ्ट हो जाते हो, यानी कि आप एक इन्वेस्टर बन सकते हो, राइट। तो जनरली ये रहता है कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में से लोग सेकंड में शिफ्ट होते हैं और फिर फोर्थ में शिफ्ट होते हैं और इन्वेस्टर बन जाते हैं। लेकिन आप क्योंकि एक एम्प्लॉय हो और आप हो सकता है आपके पास बिजनेस करने के लिए टाइम ना हो, तो आप सिंपल सा काम क्या कर सकते हो, आप एम्प्लॉय हो, आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करके आपके पैसों से पैसा कमा सकते हो और डायरेक्टली इन्वेस्टर बन सकते हो। और इसका जो जर्नी है मैं आपको बताता हूँ कैसे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि ये चीज़ सबसे बेसिक है फाइनेंशियल एजुकेशन के अंदर। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया। यहाँ पे एक इंसान है बाबूराव आप्टे और दूसरा है राजू। ये दोनों ही लोग जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं 100 रुपये का, और समझ लेते हैं हम इजी होने के लिए 50% का इनको एनुअली इंटरेस्ट मिलता है। तो बाबूराव आप्टे को मिलता है सिंपल इंटरेस्ट और राजू को मिलता है, क्योंकि राजू यहाँ पे चश्मा लगाया वाला है, यानी कि वो थोड़ा जीनियस है, तो राजू को यहाँ पे मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले साल के अंदर क्या होता है, दोनों की जो इन्वेस्टमेंट है वो 50% से ग्रो करती है, यानी कि फर्स्ट ईयर में राजू और बाबूराव आप्टे दोनों की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 150 रुपये हो जाती है। फिर हम एक एक करके देखते हैं। फिर यहाँ पे पहले बाबूराव आप्टे की इनकम देख लेते हैं। फिर क्या होता है, अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है, जो आपका प्रिंसिपल है जो कि यहाँ पे 100 रुपये है, 100 रुपये का 50% होता है 50 रुपये। यहाँ पे बाबूराव आप्टे हर साल 50-50 रुपये ऐड कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। तो 3 साल बाद हो जाएगी 250 रुपये, 10 साल आप देख रहे हो तो 3 साल बाद हो जाएगी 250 रुपये, 10 साल बाद 500 रुपये, और 25 साल बाद बाबूराव आप्टे के हो जाएंगे 1500 रुपये। तो इसका मतलब अगर बाबूराव आप्टे ने सिंपल इंटरेस्ट के अंदर चूज़ किया अपना इन्वेस्टमेंट करना और उसको 50% रिटर्न मिलने के बाद भी 25 साल के बाद उसका अमाउंट हो रहा है 1500 रुपये। लेकिन वही राजू है जो थोड़ा समझदार है, उसने यहाँ पे फर्स्ट ईयर में 150 रुपये कमाए, राइट। फिर क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हम ये 150 रुपये के 50% कैलकुलेट करेंगे, जो कि होते हैं 75 रुपीज़। फिर ये उसको सेकंड ईयर में मिलेंगे, यानी कि 225 रुपये उसको मिलेंगे। फिर थर्ड ईयर के लिए हम क्या करेंगे, 225 रुपये के 50% को कैलकुलेट करेंगे और वो उसके अंदर ऐड कर देंगे, तो उसको मिलेंगे 338 रुपीज़। और ऐसा करते करते 10 साल बाद यहाँ पे राजू की जो इन्वेस्टमेंट है वो हो जाएगी 5,767 रुपये, और 25 साल बाद यहाँ पे राजू की जो इन्वेस्टमेंट है वो हो जाएगी 25 लाख। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है, तो अपने 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट को राजू ने 25 साल के अंदर 25 लाख कर दिया। आप सभी ने हेरा फेरी 2 पिक्चर तो देखा ही होगा, जिसके अंदर राजू जो है वो 25 दिन में अपना पैसा डबल करना चाहता है। तो यहाँ पे 25 दिनों के अंदर राजू के पैसे डबल तो बिल्कुल नहीं हो रहे, लेकिन हाँ 25 सालों के अंदर राजू के पैसे 25,000 गुना हो रहे हैं। तो आप ही सोचिए कि आपको ज़िंदगी के अंदर 25 दिन के अंदर पैसा डबल करना है या तो फिर 25 सालों के अंदर अपना पैसा 25,000 गुना करना है। और ये जो हुआ है 100 रुपये से 25 लाख रुपए बनने का सफ़र, इसको ही हम बोलते हैं मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि जितने भी वेल्दी लोग दुनिया के अंदर है उन सभी का सीक्रेट है ये। और यही बात मैं आपको बताना चाहता था कि जो रीच इंसान है, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हो, बहुत सारे एक्टर्स है, एक्ट्रेसेस है, प्लेयर्स है,
उनके पास बहुत पैसा है आज के तारीख में, तो वो सब अमीर लोग हो गए, राइट, वो सब रिच पीपल हो गए। लेकिन आज के तारीख में तो वो सब अमीर लोग हो गए, राइट, वो सब रिच पीपल हो गए। लेकिन कुछ टाइम आता है जब अपने लाइफ के अंदर, फ्यूचर के अंदर बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस बैंकरप्सी फाइल कर देते हैं, राइट। तो वो अमीर तो होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो वेल्दी नहीं होते, राइट। तो वेल्दी इंसान कौन होता है? जो बिजनेसमैन होता है, जो इन्वेस्टर्स होता है, वो वेल्दी होते हैं। और वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनको ये मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग का जो फॉर्मूला है, जो सीक्रेट है, इसका इम्पोर्टेंस पता होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है लाइफ के अंदर, तो आप कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहला तो आपके पास आ जाता है सेविंग अकाउंट, फिर आता है फिक्स्ड डिपॉजिट, आरडी, गोल्ड, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट। और भी कुछ एग्जांपल्स है, लेकिन जो मेजॉरिटी एग्जांपल्स है वो यहाँ पे सारे के सारे आ गए। फिर आप बोलेंगे कि क्रिप्टो भी होता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, राइट। तो मैं आपको बोलूँगा क्रिप्टो के अंदर पैसा नहीं। इंडिया के अंदर आज भी जिन लोगों ने क्रिप्टो के अंदर पैसा लगाया है उनका पैसा नहीं बना है, उनका पैसा लॉस में ही है अभी भी। तो जो प्रूवन है हिस्टोरिकली, आप वहीं पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके पास उसका स्टैटिस्टिकल डेटा मौजूद है। अब हम एक एक करके इन सभी चीज़ों को समझते हैं। अब आप में से कुछ लोग ये भी बोलेंगे आपने इंश्योरेंस की बात नहीं की, जबकि इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। इंश्योरेंस आपकी एक सेफ्टी होती है जो आपको इमरजेंसी के अंदर काम आती है। और आपके लिए दो ही तरह के इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है टर्म इंश्योरेंस, एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस। और इसके अलावा बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ रहती है, लाइक एंडोमेंट प्लान, गारंटीड इनकम प्लान इंश्योरेंस के अंदर ही रहता है। तो वो सब में आप इन्वेस्ट करें ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप इंश्योरेंस को एज ए सेफ्टी यूज़ कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं। इन्वेस्टमेंट करना ही है तो आप बहुत सारी और आपको बताऊंगा वहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट की एक अच्छी बात ये है कि ये बहुत इजीली अवेलेबल है हर जगह के ऊपर। आपके घर के आसपास ही बहुत सारे बैंक्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप सेविंग अकाउंट ओपन करके ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बुरी बात ये आ जाती है कि यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। जहाँ पे बाबूरा आपने 25 साल बाद 1500 रुपये कमा सकता था, वहीं पे कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से राजू ने 25 लाख रुपए कमा लिए, राइट। तो इसलिए आपको ऐसा ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढना चाहिए जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे, क्योंकि सेविंग अकाउंट आपको सिर्फ 3 से 4% का एनुअल रिटर्न देता है, राइट। और ये भी सिंपल इंटरेस्ट में रहता है, जबकि आपका जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पे कंपाउंडिंग करते हुए ग्रो होता है, जिस वजह से आपका यहाँ पे हर साल 4 से 4.5% का लॉस होता है अगर आप सेविंग अकाउंट सा। तो यानी कि आपका 100 रुपया हर साल 96 रुपीज़ हो जाएंगे अगर आप सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। सेकंड आता है फिक्स्ड डिपॉजिट। अब फिक्स्ड डिपॉजिट हम सब के लिए बहुत ही ईजीली अवेलेबल है, हमारे घर के पास बैंक्स होंगी। उसके बाद एक अच्छी बात ये है फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर कि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, राइट। और ये जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफर करता है वो है 6 to 8% के CAGR के ऊपर। यहाँ पे जो CAGR है इसका मतलब होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, यानी कि आपका पैसा एनुअली कंपाउंडिंग करते हुए किस % से ग्रो हो रहा है। तो अगर ये 6 से 8% का CAGR दे रहा है तो इसका मतलब ये जो है आपकी जो इन्फ्लेशन है जो कि 6.5% का है CAGR, उसको एकदम नलीफाई कर देता है। यानी कि ना आपको कुछ प्रॉफिट होगा आपका, ना लॉस होगा। आपके 100 रुपये आज से 1 साल बाद भी 100 रुपये रहेंगे अगर आप FD के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो। इसके अंदर एक और मेरे हिसाब से अच्छी बात यह है कि FD के अंदर आपको रहता है लॉक इन पीरियड। आप बीच में से उसको ब्रेक कर सकते हो, लेकिन क्योंकि तो एक बार अगर उसके अंदर लॉक इन पीरियड हो गया तो आप उसको ब्रेक नहीं करना चाहते हो, आपका साइकोलॉजिकल मेंटालिटी नहीं बोलता है उसको ब्रेक करने के लिए। तो लॉक इन पीरियड क्यों आपके लिए ज़रूरी है? क्योंकि हम में से बहुत से लोग अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने स्पेंडिंग के ऊपर। तो अगर आपकी FD के अंदर लॉक इन पीरियड है तो इसका मतलब अगर आप एक बार FD बना देते हो तो ये कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आप उसको ब्रेक नहीं करते हो तो। लेकिन अगर ये लॉक इन पीरियड नहीं रहता तो आप सेविंग अकाउंट जैसे उसके अंदर से भी पैसे बार बार निकाल सकते थे बार बार। तो इसलिए मेरे हिसाब से लॉक इन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है FD के अंदर, और बहुत अच्छी चीज़ भी है। सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट है FD के अंदर, वो ये है कि आपको जो FD बनानी है वो एक ही बार में पेमेंट करना पड़ेगा उसके लिए, जिसका मतलब ये हो जाता है
कि अगर आपने एक एफडी पहले बना ली है तो आप उस एफडी के अंदर अपने दूसरे पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको दूसरे पैसे को डालने के लिए दूसरी एफडी बनानी पड़ेगी स्पेशली। यही एक ड्रॉबैक है। और इसी ड्रॉबैक को हटाने के लिए यहाँ पे आरडी भी आता है, जिसका मतलब है रिकरिंग डिपॉजिट। अब ये भी इजी टू सिक्योर है, यहाँ पे भी कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है 6 से 8% का, जो अगेन आपकी इन्फ्लेशन को तो बीट नहीं करता है, लेकिन आपके इन्फ्लेशन को नियर अबाउट नील कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे मंथली पेमेंट्स होती है। यानी कि यहाँ पे एक SIP होती है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है रिकरिंग डिपॉजिट्स के अंदर, और यहाँ पे भी आपको लॉक इन पीरियड रहता है। अब क्योंकि ये मंथली इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ये आपकी इन्फ्लेशन को तो बीट नहीं कर सकता है, लेकिन आसपास जा सकता है आपकी इन्फ्लेशन को बीट करने के। और सेविंग अकाउंट से तो बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। फिर चौथे नंबर का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है फिजिकल गोल्ड, जो हम में से हर किसी के घर के अंदर थोड़ा थोड़ा सोना तो सबने खरीद के रखा होगा। तो गोल्ड आपको जो ऑफर करता है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफर करता है। साथ ही साथ अगर मैं लास्ट के 25 सालों का डेटा देखूँ, आपका जो पैसा है ये पिछले 25 सालों के अंदर गोल्ड ने 11% के CAGR से ग्रो किया है। और 11% का CAGR इसका मतलब क्या होता है, ये सीधा सीधा आपकी इन्फ्लेशन को बीट कर देता है, क्योंकि इन्फ्लेशन है 6.5% का CAGR और ये है 11%। यानी कि आपकी जो नेट इनकम है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद, वो नियर अबाउट 4.5% के CAGR से होती है पिछले 25 सालों के अंदर, अगर आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर ले तो। लेकिन यहाँ पे 3 बहुत ही ख़राब बातें हैं जो फिजिकल गोल्ड के अंदर आपको देखने मिलेंगी। वो ये है कि यहाँ पे कोई स्टेडी इनकम नहीं रहती है। अगर आपने एक बार गोल्ड की ज्वेलरी खरीद ली है तो आपको कोई भी इनकम नहीं मिलेंगी वो ज्वेलरी से। लाइक आपने 1 करोड़ की ज्वेलरी खरीद ली और आपको हर महीने थोड़े थोड़े पैसे आ रहे हैं, नहीं। जब तक आप उस ज्वेलरी को बेचते नहीं हो या गिरवी नहीं रखते हो, आपके पास पैसे बिल्कुल नहीं आएंगे। सेकंड चीज़ ये है कि अगर आपके पास गोल्ड है तो बहुत रिस्क का हैंडल करना, क्योंकि आप घर पे अगर लॉकर बनवाते हो तो आप लोग जब भी बाहर जाते होंगे घूमने, तब आपके बैक ऑफ द माइंड यही चालू रहता होगा कि घर पे यार इतना महंगा गोल्ड है तो कुछ रिस्क तो नहीं है उसके अंदर। कुछ लोग इसको एडजस्ट करने के लिए अपने बैंक अकाउंट के अंदर भी लॉकर खुलवा लेते हैं, राइट, और वहाँ पे इंश्योरेंस करवा लेते हैं उस गोल्ड ज्वेलरी का। लेकिन अगेन जब आप लॉकर बनवाते हो तो आपको उसकी भी मेंटेनेंस फी देनी पड़ती है उनको, तो वहाँ पे भाई आपका पैसा खर्चा ही हो रहा है, जबकि आप चाहते थे कि गोल्ड आपको रिटर्न्स दे। लेकिन गोल्ड तो यहाँ पे आपके पैसे उल्टा छीन रहा है अगर आप लॉकर के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो। उसके बाद अगर आप गोल्ड ज्वेलरी खरीद रहे हो तो आपको एक बड़ी पेमेंट एक ही बार के अंदर पे करना पड़ेगा, जिस वजह से आपका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा सिंगल बार के अंदर। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस नहीं मिलते, EMIs नहीं मिलती है। और जब आप ज्वेलरी खरीदते हो आपको GST भी लगने वाला है और मेकिंग चार्जेस भी लगने वाले हैं, जिस वजह से क्या होगा कि गोल्ड अगर मार्केट के अंदर 50,000 का मिल रहा है तो आपको वही गोल्ड ज्वेलरी 50,000 प्लस GST प्लस मेकिंग चार्जेस यानी कि 52, 53, 54 इस तरह से बढ़ के रेट के अंदर मिलेगा। लेकिन आप जब उसको सेल करने जाते हो गोल्ड को, तब आपको कोई भी GST नहीं मिलता है, कोई भी मेकिंग चार्जेस नहीं मिलते हैं, आपको प्योरली जो गोल्ड का रेट स्टार्ट है उसके हिसाब से वो मिल जाता है। यानी कि स्टार्टिंग के अंदर ही आप अपना लॉस कर ले रहे हो। अब इसी चीज़ से बचने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है इसके लिए। आप फिजिकल गोल्ड खरीदने से अच्छा एक काम करिएगा, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं आप, जो आपको गोल्ड इन्वेस्टमेंट के सारे बेनिफिट्स देगा। लाइक अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है तो इसकी भी प्राइस बढ़ेंगे, है ना। सेकंड चीज़, ये आपको हर साल 2.5% का इंटरेस्ट पे करेगा। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए का गोल्ड, जब तक आप इस गोल्ड बॉन्ड को होल्ड करते हो, जनरली इसकी मैच्योरिटी डेट 8 साल की रहती है। सेकंड चीज़, आप जब इसको खरीदते हो तब आपको किसी भी तरह का GST नहीं लगता और मेकिंग चार्जेस नहीं लगते। यानी कि नॉर्मली आपको ज्वेलरी के अंदर जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही थी आप उसको नलीफाई कर देते हो और आपका यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर ही प्रॉफिट हो गया। थर्ड चीज़, आपको स्टोरेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है और क्वालिटी की बिल्कुल कोई चिंता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है ये एक्चुअली RBI ऑफ़र करती है आपको, और इसलिए ये ट्रस्टेबल रहता है। फोर्थ चीज़, आपको अगर आप इसको बेचने जाते हो तो आप बिल्कुल भी टैक्स का चिंता मत करना, क्योंकि आप अगर इसको मैच्योरिटी के बाद बेचने वाले हो तो आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा, चाहे आप कितना भी पैसा बना सकते हो इसके अंदर।
लेकिन अगर आप फिजिकल ज्वेलरी बेचने जाओगे तो आपको ज़रूर वहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर 5th नंबर आता है कि अगर आपको इसको 20 पे करना पड़ेगा। फिर 5th नंबर आता है कि अगर आपको इसको 20 में से बेचना है, आपकी मैच्योरिटी से पहले बेचना है, तो आप वो भी कर सकते हो। और उसके लिए आपको इसको स्टॉक मार्केट के अंदर डायरेक्टली सेल करना पड़ेगा और आप आसानी से इसको बेच सकते हो। सपोज दैट अगर आपको गोल्ड का जो रेट है मार्केट के अंदर वो 50,000 रुपीज़ है, आपको यही गोल्ड को सस्ते में खरीदना है 10 से 15% के डिस्काउंट के ऊपर, आप सिंपली मार्केट के अंदर जा सकते हो, आप सीधा स्टॉक मार्केट के अंदर जा सकते हो और ऑनलाइन SGB को खरीद सकते हो और वो रेट आपको 50,000 से 10-15% डाउन में मिल सकता है, यानी कि 48,000, यानी कि 45,000 या यानी कि 45,000, 46, 47,000 के अंदर आपको गोल्ड मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको 15% तक का डिस्काउंट पहले ही मिल गया। उसके बाद आपने GST पे नहीं किया, मेकिंग चार्जेस पे नहीं किया, उसके आपको 15% और डिस्काउंट मिल गया। तो आपके 30% के रिटर्न तो गोल्ड के अंदर पहले ही बन गए, राइट। जी है इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि आपको सिर्फ RBI के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके रजिस्टर करवाना है। सेकंड चीज़, या तो फिर आपको स्टॉक मार्केट में जाके वहाँ पे SGB को परचेस करना है ऑनलाइन। तो बहुत ही ईजी है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना, और इसी के लिए हमेशा फिजिकल ज्वेलरी से ज़्यादा आप सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड को प्रीफर कर सकते हो। फिर आता है रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट। तो रियल स्टेट ने भी यहाँ पे आपको 20 सालों के अंदर 8% से 12% तक के कंपाउंडेड रिटर्न दिए हैं हर साल, यानी कि इसने भी आपकी इन्फ्लेशन को बीट किया है 2-3% के मार्जिन से। लेकिन यहाँ पे रियल स्टेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की तारीख में क्या है, इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, और इस वजह से मैं मानता हूँ कि यहाँ पे रियल स्टेट बहुत ज़्यादा डेवलप हो सकता है, और इसलिए रियल स्टेट की वैल्यू इंडिया के अंदर बढ़ सकती है बहुत ही आसानी से अगले कुछ सालों के अंदर। लेकिन इसके अंदर 3 मेजर प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती है। नंबर 1 ये कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, बहुत पैसे खर्चा हो जाते हैं बहुत सी बार, क्योंकि आप समझते हो कि किस तरह से इंडिया का प्रोसेस वर्क करता है बहुत सी बार। सेकंड चीज़, आप अगर कहीं पे रियल एस्टेट खरीद रहे हो तो आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि वहाँ पे क्यों आप खरीद रहे हो, क्या रीज़न है, वहाँ पे कोई इंडस्ट्री आ रही है, कोई बिजनेस आ रहा है, कोई रोड निकल रहा है गवर्नमेंट का, ताकि आप वहाँ से पैसा बना सको। और इसके अंदर आपको नेटवर्क्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अगर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो, या तो फिर अपने पैसों को ग्रो करने के लिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो। थर्ड चीज़, आपको अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए आज की तारीख के अंदर, क्योंकि आप 1 लाख रुपए से कुछ नहीं खरीद सकते रियल एस्टेट के अंदर, राइट। क्योंकि अगर आपको सिर्फ 1 एकड़ ज़मीन भी खरीदनी रही अच्छी जगह के ऊपर तो भी आपको 20 से 30 लाख रुपए लग सकते हैं कम से कम। और अगर वो ज़मीन किसी ऐसे एरिया के अंदर है जहाँ पे पहले से सेंट्रल प्रोजेक्ट निकल रहे हैं तो वही ज़मीन आपको 1 करोड़ रुपए तक की भी मिल सकती है। तो नॉर्मली हम जैसे मिडिल क्लास के लिए एक तो ये हमारी ज़िंदगी भर की सेविंग हो सकती है, राइट, या तो फिर हमारी पुश्तैनी जायदाद हो तो हम वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये दोनों ही नहीं है तो आप रियल एस्टेट के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब बहुत से लोग ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना यानी कि आपके लिए एक घर खरीदना, राइट। तो मैं आपको ये बता दूँ कि बहुत से इकोनॉमिस्ट के बीच में ये कन्वर्सेशन चालू रहती है कि आपका घर कभी भी आपके लिए एसेट का काम नहीं करता है, यानी कि जब तक आप अपने घर को रेंट पे नहीं देते हो और आपके घर से कोई इनकम नहीं जनरेट होती है तब तक आपका जो घर है वो आपके लिए एसेट का नहीं लायबिलिटी का काम करता है। यानी कि घर पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो होम लोन लेकर तो आप उसके अंदर रह सकते हो लेकिन उससे कमाई नहीं कर सकते हो, और धीरे धीरे उस घर की वैल्यू डिप्रिशिएट हो सकती है और आपका लॉस हो सकता है आपकी इतने बड़े अमाउंट का। फिर उसके बाद आता है बॉन्ड मार्केट, जो बहुत ही ईजी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यहाँ पे भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, आपको 6 से 9% तक का कंपाउंडेड रिटर्न मिलता है। यहाँ पे लॉक इन पीरियड रहता है बॉन्ड मार्केट के अंदर जनरली, और यहाँ पे ये इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लेता है, यानी कि आपका इन्फ्लेशन से जो पैसा लॉस हो रहा था ये उस इफेक्ट को नील कर देता है। लेकिन बॉन्ड मार्केट के अंदर एक लॉस ये हो सकता है कि बॉन्ड मार्केट के अंदर इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं वो थोड़ी बड़ी अमाउंट की हो सकती है, क्योंकि उसकी जो पार वैल्यू है वो हो सकता है थोड़ी बड़ी हो, और वो डिफरेंट बॉन्ड्स के लिए डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि मैंने SGB की बात किया था, यानी कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात किया था, तो वो बॉन्ड आपको 4-5 हज़ार के अंदर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको और भी कहीं पे इन्वेस्ट करना है, यानी कि कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो कई बार उनका जो रिक्वायरमेंट रहती है यहाँ पे 1 लाख रुपए से स्टार्ट होती है मिनिमम।
फिर फाइनली आता है स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट की बहुत सारी अच्छी बातें हैं कि यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना आसान है, कंपाउंडेड रिटर्न मिलते हैं आपको 20 से 25%। कंपाउंडेड रिटर्न मिलते हैं आपको 20 से 25% का CAGR रिटर्न तो आप बहुत ही आराम से कमा सकते हो यहाँ पे हर साल, अगर आपको बेसिक नॉलेज भी हो तो। उसके बाद स्टॉक मार्केट में कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। यहाँ पे आप 10 रुपये से भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। और जितने भी वेल्दी पर्सन आप आज देखते हो वो सब वेल्दी इसलिए बने, अमीर इसलिए बने हैं क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और अपनी पैसिव इनकम खुद जनरेट करते हैं। क्योंकि अगर आप एक बार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आप अपने पैसों को काम पर लगा रहे हो आपके लिए और पैसे बनाने के लिए, राइट। और ये वन ऑफ द बेस्ट, और ये आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है जो आपके इन्फ्लेशन के इफ़ेक्ट को टोटली ख़त्म कर देती है और आपको अच्छा खासा रिटर्न ओवर द लॉन्ग पीरियड बना के दे सकती है। इसके अंदर बस एक ही रिस्क है कि बहुत से लोग इसको गेट रिच, स्टॉक मार्केट के अंदर बस एक ही सबसे बड़ी रिस्क होती है, अपना पैसा गंवा देते हैं और फिर बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, एक सट्टा है, राइट। लेकिन अगर आप प्रॉपर नॉलेज लेके, जिसको अपन फाइनेंशियल लिटरेसी बोलते हैं, अगर आप फाइनेंशियल लिटरेट हो के अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल देके एक बात बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको आज की तारीख के अंदर बहुत हार्ड लगता होगा ना 1 करोड़ रुपए कमाना, कि यार ज़िंदगी निकल जाएगी, लेकिन 1 करोड़ रुपए एक्चुअली में हमारे अकाउंट के अंदर कभी नहीं आएगा, है ना, अगर मैं इसी एम्प्लॉयमेंट की सैलरी से ग्रो भी करते रहा तो। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि बहुत ही आसान तरीका है यहाँ पे 1 करोड़ रुपए कमाने का। और 1 करोड़ तो बहुत छोटी सी चीज़ है। अगर मैं आपको बताऊँ ना, आपने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की है कहीं पे तो आप करोड़ों कमा सकते हो बड़ी ही आसानी से। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पे मैं लेता हूँ बजाज फाइनेंस का। हम में से सब ने बजाज एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पे मैं लेता हूँ बजाज फाइनेंस का। हम में से सब ने बजाज फाइनेंस के स्टोर देखे हैं, उसका नाम सुना है, राइट। बजाज ग्रुप का नाम सुना है, इतना बड़ा ग्रुप है इंडिया के अंदर। हमको जब भी ऑनलाइन कुछ परचेस करना रहता है फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन के ऊपर से, तब हम EMI जब सिलेक्ट करते हैं तब हमको बजाज का ही नाम आता है, राइट। तो इस चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम लगाया है मैंने और पिछले 20 सालों का डेटा दिखा रहा है ये। इसका जो लोएस्ट पॉइंट था 20 साल पहले ये था 4 रुपये और जो हाईएस्ट प्राइस थी वो थी 8,050 रुपये। और अगर आप इसकी रिटर्न्स की बात कर रहे हो तो एब्सोल्यूट रिटर्न जो इसने जनरेट किए हैं ये किए है 1,41,256% के। अगर मैं आपको बताऊँ कि इसने कंपाउंडेड एनुअली कितना ग्रो किया है हर साल, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे CAGR कैलकुलेटर। अब यहाँ पे देखिए, इनिशियल वैल्यू मैंने डाल दी 4 रुपये क्योंकि सबसे कम वैल्यू इसकी 4 रुपये थी। फाइनल वैल्यू यहाँ पे डाल दी है जो इसका हाइट था, यानी कि 8,050 रुपये। ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 20 साल का चार्ट ओपन किया था अपन ने, और कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न जो आ रहे हैं वो निकल के आ रहे हैं यहाँ पे 46.28%। यानी कि इस स्टॉक ने हर साल 46.28% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न दिया है और ये प्रूवन है पिछले 20 सालों से, राइट। तो अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आप इन्फ्लेशन को कहीं गुना पीछे छोड़ के आते हैं। तो अब हम ये मान लेते हैं कि किसी ने अगर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया तो रेगुलरली आज से 20 सालों से लेकर तो आज तक, और वो SIP करता है, यानी कि मंथली इन्वेस्टमेंट करता है यहाँ पे 600 रुपये की सिर्फ, और यही इन्वेस्टमेंट वो 20 सालों तक करते रहता, राइट। और 46% के रिटर्न्स मिल रहे थे इतने सालों के अंदर। और जो इसका इन्फ्लेशन है अपन उसको एडजस्ट नहीं करते फ़िलहाल, तो कैलकुलेशन करने के बाद ये जो उसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है यहाँ पे वो करीबन हो जाती है 1,44,000 जो टोटल इन्वेस्टमेंट उसने की थी। लेकिन जो उसकी एक्सपेक्टेड अमाउंट थी वो अब बन गई है यहाँ पे 13,50,00,000 रुपये। इसका मतलब क्या होता है कि भाई 1,44,000 इन्वेस्ट करके आप यहाँ पे 13 करोड़ रुपए बना सकते हो बड़ी आसानी से 20 सालों के अंदर, है ना। और आपको एकदम से इन्वेस्ट भी नहीं करना, आपको तो मंथली इन्वेस्टमेंट करनी थी। आप सपोज दैट मान लेते हैं कि मैं बहुत अमीर इंसान हूँ और मेरे पास पैसा था, राइट, और मेरे पास प्रॉपर नॉलेज भी थी फाइनेंशियल लिटरेसी की, और मैं क्या करता था, आज से 20 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते था,
मैं क्या करता, आज से 20 साल पहले बजाज फाइनेंस के अंदर अगर सिर्फ 10,000 रुपये भी इन्वेस्ट करता ना, तो 20 साल बाद ये जो अमाउंट होती मेरी, वो हो जाती 2 करोड़ रुपए के आसपास। यानी कि सिर्फ 10,000 रुपये लगा के अगर मैं 20 साल होल्ड करता तो मेरी अमाउंट हो जाती 2। सिंपल सी बात आपको ये समझ गई होगी कि आपको 1 करोड़ रुपए अपने लाइफ के अंदर कमाना बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी जानते हो तो, है ना। और ये तो बस छोटी सी एग्जांपल है। अगर आप इसको 25 साल 30 साल होल्ड करोगे तो आप यहाँ पे 100-150 करोड़ रुपए कमा सकते हो बड़ी आसानी से। इंडिया तो अभी ग्रो भी नहीं किया है अच्छे से, असली टाइम तो इंडिया का अब आया है। आज से कुछ साल पहले तक इंडिया एक अंडर डेवलपिंग कंट्री था, लेकिन आज के तारीख के अंदर इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट आ गया है पूरे दुनिया के अंदर, राइट। क्योंकि चाइना से इंडस्ट्रीज यहाँ पे शिफ्ट हो रही है। तो अभी तक जो यहाँ पे ग्रोथ की परसेंटेज दिखाया है इंडिया ने पिछले कुछ सालों के अंदर, ये परसेंटेज और भी ज़्यादा हाई होने वाले हैं, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ने वाली है फ्यूचर के अंदर। और हो सकता है कि यहाँ पे जो 46% के रिटर्न आपको दिख रहे हैं, ये 46% से बढ़कर यहाँ पे 56-60% के रिटर्न भी हो सकते हैं अगले 20 सालों में। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़रा फोकस कर रही है, ताकि अभी इन्वेस्टमेंट का नॉलेज नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है ऐसे स्टॉक ढूंढने के अंदर, तो आप सिंपली इंडेक्स फंड को जाकर देख लीजिए। आप इंडेक्स फंड के अंदर भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पिछले 20 सालों के अंदर इंडेक्स फंड यानी कि निफ्टी 50 ने 14.18% के CAGR से रिटर्न दिए हैं। उसके बाद सेंसेक्स ने यहाँ पे 15% के CAGR से रिटर्न दिए हैं, विच मीन्स यहाँ पे इन्फ्लेशन को तो टोटली ये चीज़ बीट करती है। साथ ही साथ ये सेफ भी है, साथ ही साथ इंडेक्स फंड आपके लिए सेफ भी है जिनको नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट का बिल्कुल भी। और ये आपके पैसे बनाने के अंदर लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बेनिफिट करती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के आसपास ही इसके रिटर्न आ जाते हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं सच्ची में और ख़ुद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइए, मेरे चैनल को फॉलो करिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही स्टॉक मार्केट और फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। और हम यहाँ पे ट्रेडिंग की बात भी करते हैं और इन्वेस्टमेंट की बात भी करते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। तो अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करिए, ताकि आप अपनी लाइफ के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला सके और इंडिपेंडेंट बन सके। तो ये मेरे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स है, आप यहाँ पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे को इस जीमेल एड्रेस के ऊपर ईमेल कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ आपकी कुछ डाउट सॉल्विंग के अंदर। तो चलिए फाइनेंशियल एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं और मिलकर एजुकेशन लेते हैं इन्वेस्टिंग की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को फॉलो कर लेना, ताकि आप इसी तरह से स्टॉक मार्केट की बातें समझकर अपना पैसा बना सकें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। तब